गुण। यस सर। जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ये बाकी लोग कहाँ हैं? एस्टेंजिन। दिव्यम, लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी कंप्लीट हो गया था। ग्राम इक्विवेलेंट हो गया था, लास्ट हमने ग्राम इक्विवेलेंट करा था। अच्छा, मतलब नॉर्मैलिटी पूरा नहीं कराया था, नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला नहीं लिखवाया था। हाँ जी। ठीक, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन लिखिए जरा आप लोग। जब आपकी वेन्स मेरे बॉडी से कनेक्ट होते हैं तो मुझे नींद आती है। बस ऐसा। गुण, ये क्वेश्चन हो रहा है एस्टेंजिन। दिव्यम, यस सर। और दिव्यम आपसे। सर मैं कर रहा हूँ। ओके। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? जी, सेकंड वाला पार्ट एक बार बोल दो। 0.071 ग्राम ऑफ Na2SO4।
टाइम वेस्ट हो गया। पहले वाले का क्या आया? सर 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट। 1/10 ग्राम इक्विवेलेंट, वेरी गुड। by दूसरे 10 वाले का? हाँ, वेरी सर गुड। 0.001 दूसरे वाले का 1/1000। कौन दूसरे वाले का क्या आया आपका? सर दूसरा वाला भी किया नहीं। अच्छा। स्टैंजिन मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए जरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास जो है वो 4.9 है और इक्विवेलेंट मास H2SO4 का मतलब मोलर मास अपॉन में x 2 आ जाएगा। तो ये कितने टाइम्स में जाएगा? 49 टाइम्स में, यानी 49 अपॉन 49। 4.9 था, इस डेसिमल को हटाएंगे, 10 ऊपर नीचे आएगा, 1/10 विच मीन्स 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। दूसरा देखते हैं ये, तो इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना दे रखा है, 0.071। Na2SO4 का इक्विवेलेंट मास मतलब मोलर मास 142 डिवाइडेड बाई x फैक्टर 2 आ जाएगा, वैलेंस फैक्टर, यानी हो गया 0.071 डिवाइडेड बाई 71। इसको बस मैथ्स लगा देंगे, 71 अपॉन 71 यानी 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट। उसके बाद CaCO3 के देखें तो गिवन मास अपॉन यहाँ पे इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, 100/2, वैलेंस फैक्टर 2 आएगा, तो ये 50 हो गया। तो ये देख लीजिए 5/50 और इस डेसिमल को हटाए रहेंगे तो 10 यहाँ आएगा, तो ये 1/100 आ गया, यानी 0.01 आ गया। समझ में आया? ये एक ही में लिख दिया हूँ, समझ में आया क्या? यस सर। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। देखिए इसके बाद आता है अपने पास नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute present in 1 liter of solution। ये पार्ट नहीं करवाया था ना। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर n लिख देते हैं। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये हो जाए तो बताइएगा, स्लाइड चेंज करूंगा।
सर हो गया। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग और इधर एक क्वेश्चन लिखते हैं। इफ 0.98 ग्राम H2SO4 present in 500 centimeter cube solution, find or calculate normality। मैंने आप लोगों को मोलालिटी करा दिया था ना गुण, दिव्यम Yes, sir. मोलालिटी करवा दिया था क्या? मोलालिटी करवा दिया था। The molality, हाँ सर, पहले ही हो गया था। ठीक ठीक। हेलो आंसर बताइए इसका। तो वो 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है। जी 500 सेंटीमीटर क्यूब है। सही से लिख दे 500 सेंटीमीटर क्यूब। सर 2n। गुण आंसर आ गया। यस सर। कितना है, कितना है? नॉर्मेलिटी कितनी आई? सर 2। गलत है। मैं भी देखिए जरा, चेक करते हैं हम लोग जरा। यहाँ नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालते हैं। किसका? H2SO4 है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास अपॉन में x। अब मोलर मास क्या है आपका? मोलर मास 98 है और x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 49। अब बस फॉर्मूला लगा दीजिए। गिवन मास देखिए, गिवन मास कितना दे रखा है इसमें? 0.98 दे रखा है, 0.98। ठीक है, इक्विवेलेंट मास 49 आया है। वॉल्यूम कितना आया? 500 अपॉन 1000 लीटर में चेंज करने के लिए। अब इसको इधर लाते हैं सॉल्व करने के लिए। 0.98 अपॉन में 49 इंटू 1000 अपॉन में 500 लिख देंगे यहाँ पे। दिव्यम देखिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास क्या बचा? 98 इंटू 2 अपॉन में 49 इंटू 100 बचा। तो ये 49 2 जा, तो ये क्या बचा? 4 अपॉन 100 विच मीन्स 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर 0.04 n। अब आपने 2 कैसे निकाला? देखिए आपने कहाँ मिस्टेक किया है गुण, और समझ में नहीं आया हो तो दोबारा पूछिए।
ठीक है, यस सर। स्लाइड चेंज करो। कर दो सर। तो आई थिंक ये वाला चीज आप लोगों को क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, thank you। अब देखिए यहाँ पे आ जाता है आपके पास एक क्वेश्चन और करते हैं थोड़ा डिफरेंट टाइप्स का। फाइंड द मास ऑफ NaOH। NaOH का मास निकालिए प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर इस क्वेश्चन में जैसे जो भी नॉर्मेलिटी आएगी उसका हाफ कर देंगे सेमी नॉर्मल के लिए। नहीं, जो भी नॉर्मलिटी पूछा क्या है, कैलकुलेट क्या करना है? तो सेमी नॉर्मल दिव्यम, सॉल्यूशन ना। मास ऑफ NaOH निकालना है ना। फाइंड हाँ द मास सॉरी, ऑफ यस सर, NaOH यस सर। प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सेमी नॉर्मल। मतलब हाफ n दे रखा है, मतलब इसका ओके, नॉर्मेलिटी आधा है। ठीक है, ओके सर। गुण हो जाएगा स्टैंजिन। यस सर। सर नॉर्मेलिटी 1/2 है ना? हाँ, नॉर्मेलिटी 1/2। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? हाफ सर्कल। सेमी नॉर्मल का मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी हाफ। सर 160 ग्राम। 160 बहुत ज्यादा आ गया, आपको पता है। ये भी सही है, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इन लीटर। तो देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर निकालते हैं तो ये क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास NaOH का सबको पता है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? NaOH का इक्विवेलेंट मास क्या होगा भाई? इसका मोलर मास अपॉन में कितना H बेस है, तो कितना OH माइनस जाएगा? एक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट मास 40 हो गया। और M हमें निकालना है।
तो बस इस फॉर्मूले में लिख देंगे m/40 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 500 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 1000, 500 डिवाइडेड बाई 1000। तो बस इसे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जरा, यहाँ पे आ जाएगा नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी का वैल्यू 1/2 है, m/40 हो जाएगा, और 1000 जो सबसे नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहाँ देख लीजिए, 4 5 जो 20, यहाँ पे क्या बचेगा, 1/20, 1/2 इज इक्वल टू m/20। तो m इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 ग्राम। गुण कहाँ गलती किया आपने? सर मैंने 40/m लिख दिया था। तो आपकी गलतियां देखें। दिव्यम समझ में आया ये? दिव्यम यस सर, मेरा ठीक आया था 10। अच्छा, वेरी गुड। चलिए जरा एक और इस पे लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ CaCO3 present in 250 ml of Desi normal solution। Desi normal solution ये फाइंड आउट करना है आपको। गुण ये हो रहा है, यस सर। कितना है आंसर? सर डेसी नॉर्मल मतलब 1/10 होगी ना नॉर्मेलिटी। एग्जैक्टली हाँ, डेसी नॉर्मल का मतलब 1/10, ठीक है, 2.5 ग्राम। यस सर। ओके दिव्यम, सर कर रहा हूँ सर, प्लीज। ओके ओके आप करिए आराम से। स्टैंजिन, सर 40। आपका कितना है गुण? सर 2.5। चलिए जरा देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। स्टैंजिन 5 ग्राम। चलिए जरा देखते हैं, 3 स्टूडेंट डिफरेंट आंसर, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर। नॉर्मेलिटी 1/10 हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास कितना होगा इसका, 50 होगा क्या इक्विवेलेंट मास, यस सर। डिवाइडेड बाई वॉल्यूम जो है 250 ml दे रखा है, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। इसे जरा सा और सॉल्व कर देते हैं। 1/10 इज इक्वल टू m/50 इंटू 1000 अपॉन में क्या कर दिया मैंने, 250 कर दिया, ठीक है।
10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, m का वैल्यू निकालना है। ठीक है, m का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 10m अपॉन 125 इज इक्वल टू 1/10। तो यहाँ पे आ गया 100m इज इक्वल टू 125, तो m इज इक्वल टू 125/100 विच मीन्स 1.25 ग्राम आ रहा है। बताइए जरा कहाँ पे कौन मिस्टेक किया है। दिव्यम, गुण कहाँ मिस्टेक हुआ है? हेलो सर मैंने 0.25 ले लिया था, आई गेस वहां पे मिस्टेक हुई है। 0.25 क्या लिया आपने, डेसी नॉर्मल? नो सर, मैंने मतलब 250 मिलीलीटर था ना, उसे लीटर में चेंज किया, तो मैंने डेसिमल्स में किया था। तो जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो लेटर ऑन m 0.25 के साथ चला गया था, तो शायद वहां पे मेरी जीरो गलती पॉइंट हुई है। टू फाइव ही होगा, 0.25 ही होगा ये। ओके। तो गुण गुण आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया? सर पता नहीं, मैंने 5 को 2 से भी कैंसिल कर दिया। 5 को 2 से कैंसिल किया, 2 कहाँ से आया? ये वाला किया होगा आपने, मैं बता रहा हूँ। आपने ये किया होगा, यहाँ पे 1/10 है, यहाँ पे मैंने लिखा है m/50 और इधर लिखा हूँ 1000 और यहाँ लिखा हूँ मैं 250। तो यहाँ पे आपने क्या किया होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और 5 2 जा 10 किया होगा, है ना? यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखिए, यहाँ पे 1/10 इज इक्वल टू 2m/25 आएगा और यहाँ पे 20m इज इक्वल टू 25 आएगा। आएगा कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू 25/20 होगा। तो ये 21 या 20, 5 बचा, यस सर। तो 22 या 40 और 25, तो इतना ही तो आएगा। मैंने 2 को मल्टीप्लाई नहीं किया था। अच्छा अच्छा सिली मिस्टेक्स। स्लाइड चेंज करो दिव्यम, समझ में आ गया आपको भी स्टैंजिन? यस सर। तो चलिए इसे रिमूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास क्या आ जाता है जब हम बात करते हैं मोलालिटी। देखिए ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लिखा है बाई मोलर या फिर बाई मोलल, एक मिनट, आपके पास लिखा है बाई मोलल, बाई मोलर या बाई नॉर्मल, इसका मतलब देखिए बाई का मतलब क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 मोलर तो 2 कैपिटल एम, मोलल तो स्मॉल एम, और नॉर्मल तो कैपिटल एन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा यूनिमोलर, यहाँ हो जाएगा सेमी मोलर, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डेसीमोलर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमोलर। ठीक है, तो इसके वैल्यू क्या आएंगे, यूनिमोलर के 1m आएंगे, सेमी मोलर के 1/2m आएगा, डेसीमोलर के 1/10m आएंगे और सेंटीमोलर के 1/100m। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा यूनिमोलर, तो ये 1m हो जाएगा, ये 1/2m हो जाएगा, ये 1/10m हो जाएगा और ये 1/100m हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा, 1n होगा, ये 1/2n होगा, ये 1/10n होगा और ये 1/100n होगा। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो फिर अगर हमें ये नहीं पता चलेगा कि मोलारिटी, नॉर्मेलिटी और मोलालिटी गिवन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे लिख लीजिए, स्लाइड चेंज करूं।
हेलो, Yes, done. चलिए आगे अब नए टॉपिक लेते हैं दिव्यम, स्टैंजिन। ध्यान दीजिएगा इधर, जिसका नाम होता है, अब आते हैं हम चैप्टर पे, सॉल्यूशन पे। पहला जो टॉपिक होता है वो होता है आपका सॉल्युबिलिटी। क्या होता है अपने पास, सॉल्युबिलिटी होती है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ सॉल्युबिलिटी क्या होती है। कि जितना आप सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं सॉल्वेंट में, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा डिसॉल्व हो पाए सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट, उसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो इसको डिफाइन हम इस तरीके से करते हैं कि अमाउंट ऑफ, पहले ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसे लिख लीजिएगा पहले आप लोग। इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सॉल्युबिलिटी बहुत आसान है, जितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जो सॉल्युबिलिटी होता है, डिसॉल्व होता है, वो एक मैक्सिमम पॉइंट तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए, हेलो, एम आई ऑडिबल? गुण, Yes, sir. तो देखिए सॉल्युबिलिटी शुगर ऐड कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि 10 kg उसमें शुगर डिसॉल्व कर लेंगे, एक मैक्सिमम पॉइंट तक तो ही डिसॉल्व करेंगे ना। उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, हर्षिता आज इतना लेट कैसे हो गई आप? सर आपकी वॉइस बाबा ब्रेक हो रही है। सॉरी सर। अच्छा मैं दोबारा बोलता हूँ। दिव्यम, यस सर। देखिए इधर क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो सॉल्वेंट में उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी जो होता है एक मैक्सिमम पॉइंट तक होता है। जैसे मान लीजिए 1 लीटर वाटर लिया आपने, सबसे पहले थोड़ा सा शुगर लिया, मिला दिया, पूरा स्टीयर कर दिया, सॉल्युबल हो गया। फिर धीरे धीरे बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एक टाइम पे आने के बाद उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ ना, सॉलिड में आनेंगे, लिक्विड में। बताइए Sir, आपकी voice दिव्यम, clear. वॉइस ब्रेक हो आपकी रही है वॉइस क्या ब्रेक हो रही है। अभी भी? 1 मिनट रुक जाइए जरा। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। अब आवाज सही जा रही है दिव्यम? यस सर। यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो होती है बेसिकली वो क्या होता है कि सॉल्यूट जितना ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी जो होती है आपकी एक टाइम तक सॉल्युबल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने 1 लीटर वाटर लिया, 1 लीटर वाटर लिया और इसमें शुगर ऐड करना शुरू किया। तो एक पॉइंट तक शुगर ऐड करेंगे ना जो सॉल्युबल हो, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, वो सॉलिड में ही तो रह जाएगा कि नहीं। यस सर। दिव्यम, इन लोगों को शायद मेरी आवाज साफ नहीं कर रही। गुण, यस सर। आप समझ में आया?
Yes, sir. तो अब हम बात करेंगे, इसे लिख लीजिए, उसके बाद बात करेंगे हम फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच solubility depends, on which solubility depends। सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसमें देखिए पहले में क्या लिखा है, फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये कैसे डिपेंड, मतलब इस पे डिपेंड करता है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, कहने का मतलब ये है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्यूट dissolves in polar solvent, polar solute dissolves in polar solvent। as for example ले सकते हैं कि अपने पास polar solvent जो है, ठीक है, वो है अपने पास H2O, और जो polar solute है वो है अपने पास, कुछ ले लीजिए CCl4। ठीक है, दूसरा नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट dissolves in non-polar solvent, non-polar solvent। इसमें भी एग्जांपल ले लेंगे हम लोग कि अपने पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, अरे ये गलत हो जाएगा, ये सॉल्यूट जो होगा NaCl होगा, CCl4 तो नॉन पोलर होता है, NaCl। नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है वो है आपके पास बेंजीन, और यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्यूट जो है वो CCl4। ठीक है, तो देखिए पहला जो वो होता है नेचर सॉल्वेंट। नेचर ये देखिए, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट। पोलर का मतलब पता है आप लोगों को? गुण, हर्षिता, दिव्यम, No, sir. आप लोगों को, एक मिनट, दिव्यम मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या क्लियर? सर अभी आ रही है। तो मैं कुछ बोल रहा हूँ, देखिए आपको पता है कि पोलर सॉल्यूट क्या होता है, पोलर क्या होता है, गुण। सर जिसमें नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाता है और मतलब पॉजिटिव। जिसमें चार अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसको कहते हैं पोलर। ठीक है, जैसे H2O में एग्जिस्ट करता है, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इधर देखिए H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होता है अपना। इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। ये क्या होगा, आपका पोलर होगा। आपका NaCl4 जो होगा वो क्लियर है, तो इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया? Yes, sir. स्लाइड चेंज करो। गुण, यस सर हो गया। चलिए। अब देखिए अपने पास जो दूसरा फैक्टर आता है वो होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर।
अब देखिए ये टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो प्रोसेस देखते हैं कि जैसे मान लें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया तो वो क्या है, वो प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो अगर आपका एंडोथर्मिक होगा, ध्यान से देखिएगा, एंडोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ध्यान से देखिएगा, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि इसको हीट की जरूरत है, हम हीट देते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम हीट देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? एंडोथर्मिक का मतलब दिव्यम क्या होता है? Heat absorbs. सर हीट हम हीट एब्जॉर्ब, देते हैं, हीट देते हैं, हीट एब्जॉर्ब अब्जॉर्ब जो हो करता है। जाती है। ठीक है, तो बेसिकली एंडोथर्मिक प्रोसेस में इसको हीट की जरूरत है और उस टाइम पे आपने टेम्परेचर और ज्यादा दे दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी कि नहीं? इंक्रीज करेगी ना। यस। ठीक है, अब आपका इससे टाइम, अब हमारा सपोज कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकालता है ये, ठीक है, हीट इवॉल्व करता है। उस टाइम पे अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रोसेस क्या चाहता है कि हीट इवॉल्व करे, हीट निकाले, ठीक है, खुद ठंडा हो, मतलब हीट निकाले, हीट एनर्जी निकाले। और उस टाइम पे आपने हीट एनर्जी दे दिया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं? डिग्री डिक्रीज होगी ना दिव्यम, गुण, हर्षिता, स्टैंजिन? Yes, sir. यस सर। बहुत आसान है भाई। एंडोथर्मिक मतलब इसको हीट की जरूरत है, उसी टाइम पे टेम्परेचर बढ़ाया मैं, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड किया, मैंने देखा ये एंडोथर्मिक है, ठीक है, उस टाइम पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी या बढ़ेगी ये देखना है। तो एंडोथर्मिक मतलब हीट की जरूरत थी, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया, इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ये खुद ही टेम्परेचर, मतलब कि हीट इवॉल्व कर रहा है, अपने आप से हीट निकाल रहा है। उस टाइम पे आपने हीट इसको दिया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब अपने पास आ जाता है सी वाला, प्रेशर। तो देखिए प्रेशर जो होता है ना, प्रेशर का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कुछ खास, ठीक है, क्योंकि लिक्विड एंड सॉलिड जो होते हैं ये ऑलरेडी कंप्रेस्ड होते हैं, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑलरेडी कंप्रेस्ड। प्रेशर का इफेक्ट जो होता है वो कहाँ पड़ता है आपका, वो पड़ता है आपका गैस पे। ठीक है, तो गैस वाला बाद में हम देखेंगे। क्लियर है? ऐसा लग रहा है मुझे कि आज आप लोगों को क्लियर सुनाई नहीं दे रही। दिव्यम, यस सर। मेरी आवाज क्लियर जा रही है आप लोगों तक? यस सर, बीच बीच में थोड़ी सी कट रही है बट वैसे क्लियर है। तो जब कट रही है ना तब आप मुझे या तो टेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे मैसेज चैट में डाल दीजिए, या फिर कुछ बोलिए। ठीक है, ओके सर। बस वाईफाई में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। गुण, Yes, sir. ये समझ में आ गया, आगे बढ़े। Yes, sir. हर्षिता, Yes, sir. चलिए इसके बाद अपने पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, लॉ आता है जिसका नाम होता है हेनरीज लॉ। क्या होता है, हेनरीज लॉ। अब देखिए सॉल्युबिलिटी पे दोबारा आते हैं। सॉल्युबिलिटी को हम ग्राम पर लीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और मोल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। मतलब ये कि जैसे मान लीजिए 1 लीटर वाटर में आधा केजी या 500 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, या उससे कम नहीं होता है। तो वैसे ही हेनरीज लॉ कहने का मतलब यह है कि सॉल्युबिलिटी का जो यूनिट लेंगे किस में एक्सप्रेस करना है, तो हेनरीज ने मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया था सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेनरीज लॉ देखते हैं। हेनरीज लॉ क्या होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या दिस लॉ स्टेट्स दैट solubility of a gas, solubility of a gas
is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface, ये वाला लिखिए आप लोग। हेलो, आप लोगों ने ये लिख लिया? बहुत आसान है और हमने ये डे टू डे लाइफ में रोज ही देखते हैं, और गर्मी के दिन चलती है तो और देखते हैं। solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface। ये कहना क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, कि देखिए सबसे पहले तो इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि ये है क्या। मैं इसको ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये तो यही कहना चाहते हैं ना कि solubility of a gas in liquid, ठीक है, directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि पार्शियल प्रेशर of gas above liquid surface directly proportional to solubility of gas in liquid। ये लिख सकता हूं कि नहीं? ये अभी समझ में आ जाएगा आप लोग को कि चल क्या रहा है। आप लोग इस स्टेटमेंट के हिसाब से solubility of a gas is directly proportional to partial pressure of that gas above liquid surface, तो ये लिख दिया मैं solubility of a gas in liquid directly proportional to partial pressure of gas above liquid surface। अगर ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब वो भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हेलो दिव्यम, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर को मैं P से डिनोट कर देता हूँ, ध्यान दीजिए इधर P से। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। चूंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और मैंने क्या बोला था, हेनरीज ने सॉल्युबिलिटी को किस टर्म में एक्सप्रेस किया? मोल फ्रैक्शन के टर्म में। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। और ये जो पार्शियल प्रेशर है P क्या है? P क्या है आपका? पार्शियल प्रेशर, P है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे देख लीजिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे आता है आपके पास इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। ये गैस इन लिक्विड लिख लीजिएगा। देखिए ये हो क्या रहा है, ठीक है। KH जो है वो होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट। अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, KH क्या होता है? हेनरीज कांस्टेंट है। अब देखिए ये बात क्या हो रही है, ये बहुत ही अच्छे से समझा देता हूं मैं कि यहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल है। हेलो, अब देखिए कोल्ड ड्रिंक ही इसमें पूरा फुल है यहां तक, और हमें पता है कि ये ढक्कन जैसे हम लोग इसे खोलते हैं तो इसमें से गैस निकलता है कि नहीं?
तो ये जो गैस इतना दूर होता है, ये जो होता है कोल्ड ड्रिंक के बीच और कोल्ड ड्रिंक जो लिक्विड और ढक्कन के बीच में जो गैस होता है, उसी के बारे में कह रहा है। ये जो गैस है ये इस पे प्रेशर बना रहा होगा, प्रेशर बनाता है ना, गैस ऊपर है, इसमें प्रेशर बनाया हुआ है, जैसे ढक्कन खोलते हैं का आवाज आता है और बाहर निकलता है। तो ये जो गैस है ना, ये इस पे प्रेशर बना रहेगा, इसी पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है। ये जो गैस है डायरेक्टली, ये जो गैस का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस गैस के मोल फ्रैक्शन के, इसी गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी यहाँ पे जो गैस प्रेजेंट है उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, गैस की मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। और यहाँ लिख देंगे ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। समझ में आया क्या? हेलो, Yes, sir. ये किस किस को समझ में आ गया? गुण, स्टैंजिन, क्लियर है। क्लियर है? अच्छे Yes. से क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, ये कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल आप देखिएगा, ढक्कन खोलते हैं, वहां पे लिक्विड और ढक्कन के बीच में जो गैस होता है उसका पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, और उस मोल फ्रैक्शन को, उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे हम, तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसको कहते हैं हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, किस क्या कहते हैं? हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और KH जो होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट पे। KH जो होता है इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? इट डिपेंड्स अपॉन nature of gas and solvent, it depends upon nature of gas and solvent। क्लियर है? Yes. इसे लिख लीजिए आप लोग। पीछे स्लाइड करना पड़ेगा क्या, या हो चुका है? हो गया। स्लाइड चेंज करूं? Yes. अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, चूंकि हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन है, तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड का जब ग्राफ निकालेंगे तो क्या ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा? बताइए। Yes, sir. पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का जब ग्राफ निकालेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं? गुण, Yes, sir. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम स्लोप की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर सब कोई, सारे कोई स्लोप की बात कर रहे हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, यानी इसको अगर थीटा लेता हूं मैं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ये जो परपेंडिकुलर जो होगा वो इस प्रेशर के बराबर होगा, और प्रेशर जो भी होगा, और बेस जो होगा वो किसके बराबर होगा? मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा कि नहीं? बताइए गुण, Yes, sir. दिव्यम। यस सर। तो ये आप समझ रहे हैं ना, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। अब देखिए P इज इक्वल टू, मैंने जो फॉर्मूला लगाया है, लाया है, वो KH इंटू एक्स है। तो KH इज इक्वल टू क्या देगा? P बाई एक्स देगा कि नहीं? यस सर। और ये P बाई एक्स दोनों बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब स्लोप ऑफ partial pressure and mole fraction of gas in liquid gives Henry's constant। कह सकते हैं कि नहीं? हेनरीज कांस्टेंट देता है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो पूछ ले अभी के अभी, बताइए। अरे आप लोग खुद से नहीं बोलते हैं, जब तक नाम नहीं लो तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे?
क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं है ये। मैं ये कह रहा हूं कि ग्राफ का स्लोप निकाला हमने, ये मिला, और ये हमारा फॉर्मूला आया था p इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो के एच इज इक्वल टू पी बाई एक्स, तो स्लोप के बराबर के एच का वैल्यू आ रहा है कि नहीं गुण? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या दे रहा है हमें? Henry's constant. हेनरीज कांस्टेंट दे रहा है कि नहीं स्टैंजिन? गुण आपको समझ में आया? दिव्यम? यस सर। चलिए, गुण आपकी आवाज नहीं आई वैसे। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, वेरी गुड गुण, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में है आपका केएच फॉर CO2 at 298 Kelvin is 1.67 into 10 raised to the power 8 Pascal. Calculate mass of CO2 dissolved in 500 gram of water at 2.5 atm pressure, atm CO2 pressure at 298 Kelvin. हो गया? हेलो, बताऊं मैं? कर रही हूँ।
ओके, चलिए एक मैं बताता हूँ, दूसरा आप लोग करिएगा। इधर देखिए, सबसे पहले यहाँ पे KH का वैल्यू दे रखा है गुण 1.67 इंटू 10⁻⁸ पास्कल दे रखा है। यहाँ पे प्रेशर जो दूसरा दे रखा है 2.5 O2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, प्रेशर को चेंज करेंगे, पार्शियल प्रेशर, क्योंकि प्रेशर ऑफ CO2 है, गैस का प्रेशर है, यानी पार्शियल प्रेशर है। 2.5 ATM दे रखा है, इसको चेंज करेंगे किसमें, पास्कल में, या पास्कल को चेंज कर लीजिए ATM में। तो इसको 1.013 इंटू 10⁻⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पास्कल में चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है कि कैलकुलेट मास ऑफ CO2 निकालना है। ठीक है, मास ऑफ CO2 यानी इसमें सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू P अपॉन KH आ जाएगा। प्रेशर है 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁸। लिख सकते हैं ऐसा, बताइए। Yes, sir. अभी ये जो मोल फ्रैक्शन होता है ये किसका होता है, गैस का होता है। तो हम मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। और ये किस में प्रेजेंट है, किस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, वाटर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो चीजें थी 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁻⁵ अपॉन में आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁸। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो गैसेज होते हैं वो बहुत कम होते हैं कि नहीं कोल्ड ड्रिंक में। मतलब ये कि आपका जैसे सोडा वाटर, यहाँ पे सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा वाटर में भी गैस होते हैं। गैस वाटर अगर अगर हाफ लीटर होता है तो सोडा जो गैस होता है बहुत कम होता है। इस वजह से ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, नेग्लेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू यही क्वांटिटी। अब इसके जगह हम लिख सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास ये गैस की बात कर रहा है, यानी CO2 44 आ जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 500 ग्राम गिवन मास है, और मोलर मास 18 होता है। तो क्या m का वैल्यू आप लोग ला सकते हैं, अरे m का वैल्यू ला सकते हैं आप लोग। यस सर। कैलकुलेट कर लेंगे ना। सर आप एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा देंगे। हाँ दोबारा समझा दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। देखिए जरा इसमें क्या गिवन था, दिव्यम अपना माइक ऑन करिए। ये जो यस जो सर। बोल रहा हूँ KH गिवन था, यस सर। पार्शियल प्रेशर, प्रेशर देखिए 2.5 ATM CO2 प्रेशर, मतलब गैस का प्रेशर है, यानी पार्शियल प्रेशर है यस 2.5 सर। ATM। इसको पास्कल में चेंज कर लिया, क्योंकि ये भी दोनों को सेम यूनिट में रखना है ना, क्योंकि सॉल्व करना है। यस सर। अब P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स होता है। यस सर। हमें मास निकालना है तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का लगा देते हैं। तो x इज इक्वल टू P/KH, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। ठीक है, जी अब ये जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसका होता है, गैस का होता है। यहाँ दो चीजें प्रेजेंट है, CO2 और वाटर। कौन सा गैस है, CO2। जी। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, आएगा कि नहीं। यस सर। अब आपको पता है प्रैक्टिकली देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज जो होंगे बहुत कम होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, यस सर। क्योंकि वो ज्यादा होते हैं, उसमें तो गैस थोड़ा सा ही होता है। तो इस वजह से जैसे मान लीजिए 10 मोल वाटर होगा ना, तो 0.001 मोल गैस होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ऊपर वाला नेग्लेक्ट नहीं नेगलेक्ट। करिएगा, नहीं तो मास निकालेंगे कैसे। और फिर यहाँ पे ये बच गया अपने पास नेग्लेक्ट करने के बाद,
बचा। यस सर, यस और सर, राइट हैंड साइड पे ये जो था वो बच गया। अब नंबर ऑफ वही आ मोल्स का जाएगा। फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, और यहाँ पे मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास 500 ग्राम अपॉन वाटर 18, तो एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए आप लोग। हो गया, लिख लीजिए। पीछे स्लाइड तो नहीं करना ना। हर्षिता, गुण Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलिए स्लाइड चेंज करूं। हाँ जी। चलिए, तो आई थिंक ये वाली चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को कि कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। नहीं, हाँ, एक क्वेश्चन लिख लीजिए कि एच फॉर, ये घर से करके लाने के लिए, n2 is 10 raised to the power 15 atm at 298 Kelvin. The mole fraction of n2, the mole fraction of n2 in air is 0.8, or the number of moles of n2, the number of moles of n2 from air that dissolves in, that dissolves in 10 moles of water, 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure are 4 into 10 raised to the power minus 5, 4 into 10 raised to the power minus 6, 4 into 10 raised to the power minus 14, and the d is 5 into 10 raised to the power minus। आप लोग टाइम ऑन टाइम पे रहें और बेटर होगा रोज ही क्लास अटेंड करें, एब्सेंट नहीं करें, नहीं तो बार बार रिपीट करते रहूंगा मैं, तो फिर सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो गया। हर्षिता क्या कह रही हैं आप? ये लिख लिया आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अपने पास एक टॉपिक आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, देखिए ये वेपर प्रेशर क्या होता है। जैसे देखिए, वेपर प्रेशर कब बनता है? जब हम टेम्परेचर देते हैं, किसी चीज को हीट करते हैं, तभी वेपर में चेंज होता है। जैसे सपोज इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ए के प्रेजेंट है, तो कुछ
सरफेस पे होंगे और कुछ कुछ नीचे होंगे। जो सरफेस पे होते हैं उनको हम कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? सरफेस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो नीचे होते हैं उनको हम कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं? बल्क मॉलिक्यूल्स। अब एक बात बताइए, कौन एवापोरेट होता है? बल्क मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होते हैं, वेपर में चेंज होते हैं, या सरफेस मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होते हैं? सर सरफेस मॉलिक्यूल। सरफेस मॉलिक्यूल वेपर में चेंज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली इसके पास ये यहाँ तक आया कैसे होगा? नीचे से ही तो आया होगा। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, एनर्जी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम होता है। तो ये सरफेस मॉलिक्यूल्स एवापोरेट्स because of it has lesser force of attraction। और दूसरा आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन बल्क मॉलिक्यूल्स। इस वजह से ये एवापोरेट होते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे अगर अपने पास ऐसा केस आ जाता कि इफ कंटेनर इज ओपन, इफ कंटेनर इज ओपन, अगर कंटेनर आपका ओपन है, और इफ कंटेनर इज क्लोज, इफ कंटेनर इज क्लोज, कंटेनर क्लोज होगा तो क्या होगा और कंटेनर ओपन होगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे कंटेनर जब ओपन होगा तो इसमें वेपर प्रेशर क्रिएट होगा क्या? नहीं होगा। वेपर प्रेशर जीरो हो जाएगा कि नहीं? अगर कंटेनर ओपन करके हम इसको हीट कर रहे हैं तो वो पूरा वेपर ऊपर चला जाएगा ना, वेपर प्रेशर क्रिएट तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर कुछ रख देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो वेपर प्रेशर कुछ ना कुछ क्रिएट करेगा, तो वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। हेलो? यस सर। हाँ गुण, हाँ गुण, आपको भी समझ आया? दिव्यम? यस सर। तो यहाँ पे दूसरी बात कि कुछ यहाँ पे वेट ऑफ लिक्विड जो होगा, वेट ऑफ लिक्विड यहाँ पे डिक्रीज भी हो जाएगा, क्योंकि कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मैटर जो होंगे वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर ऊपर चले जाएंगे। हेलो? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग सही से करके रखिएगा, क्योंकि अब मेन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो मैंने बस इतना बताया आपको, वेपर प्रेशर कौन होता है, मतलब वेपर प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर ड्यू टू वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ऐसा लिख सकते हैं ना, द प्रेशर ड्यू टू वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, लिख सकते हैं ना, यस सर। इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर तक, और ये हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ के कुछ एप्लीकेशन होते हैं कि कोल्ड वाटर में फिश जो होते हैं वो इजीली रह लेते हैं कंफर्टेबली, और हॉट वाटर में गर्मी में वो हॉट वाटर में क्या हो जाता है, बेसिकली अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इसके बारे में जरूर पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और प्लीज बी ऑन टाइम और रेगुलर। ठीक है, सर एक बार पीछे कर दो। पीछे कर दूँ? ओके, दिव्यम हो गया? यस सर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हो गया सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।